कहा गया है 21 लाख, और उस 21 लाख के पैकेज को जब आपने खोला, उसमें से रैपिंग निकाली, भूसा निकाला, रुई निकाली, सब कुछ चीजें निकाली, तो उसके बाद वास्तव में आपके हाथ में कितना आया? वास्तव में आया 1,76,700, यानी कि हमारी जीडीपी का 1% भी नहीं है। हमारी जीडीपी का 1% होता है कोई 2,20,000 करोड़ रुपए के करीब। तो भारत सरकार ने जीडीपी का वास्तव में 1% भी खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 10% खर्च करेंगे, क्योंकि दूसरे देशों ने घोषणा की हुई है। अब उसको मैच तो करना है, मैच करने का पैसा नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, इसलिए बस कर दो घोषणा, किसी तरह से देखा जाएगा, बाकी भर दो, भूसा भर दो उसके अंदर। पैकेज में भूसा होगा सर, लोगों के दिमाग में भूसा नहीं। इस देश में अर्थशास्त्री हैं, इस देश में कुछ ईमानदार पत्रकार भी हैं, और वो सब बता रहे हैं कि ये सब पुरानी घोषणाएं, इसके अंदर कुछ नहीं है, रियलिटी में सिर्फ इतना है। तो याद रखिए, जैसे ही अब आपको बार बार अगले कई महीने तक बताया जाएगा 10% ऑफ जीडीपी, उसमें से एक जीरो काट दीजिएगा साहब, 1% से कम है, थोड़ा सा ईमानदारी से बोलिए। जब वो कहेंगे 20,97,000 करोड़ रुपया, उन्हें कह देना साहब है तो एक्चुअली 1,76,000 करोड़ रुपए, इतना क्यों, इतना मतलब क्यों लगा रहे हो, ये सब कहना पड़ेगा। ये हुआ था। कुल मिला के खेल क्या है? कुल मिला के खेल ये है कि इनके जेब तो है सिली हुई और मुंह है खुला हुआ। जेब सिली हुई यानी कि उसमें से तो पैसा निकलेगा नहीं, लेकिन मुंह खुला हुआ है, बोलेंगे खूब। प्रधानमंत्री ने कहा भी 2020 में 20 लाख करोड़। खेल खेल रहे हो आप देश के साथ कि 20 का आंकड़ा करना है, किसी तरह से 20 का आंकड़ा कर देना बस। इतनी अगंभीरता से तो कोई छोटा सा दुकानदार अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, करे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज उल्टा लटका दे। अगर ऐसा कच्चा हिसाब लेके कोई स्टूडेंट अपने मैथ्स के टीचर के पास जाएगा ना, तो मेरे जमाने के जो मैथ्स टीचर होते थे वो कॉपी फेंक दिया करते थे, बेटा जरा ठीक करके लाना तब आएगा। इस तरह का हिसाब देश को दिया जा रहा है, एक एक घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज वक्त है पूछने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि रायता फैल गया है और इनसे सिमट नहीं रहा। देख के तो यही लग रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, अब जबकि इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब ट्रेन खुल रही है, अब सब कुछ किया जा रहा है, और वो भी इतने धीरे धीरे तरीके से किया जा रहा है कि आज से 15 दिन बाद भी ट्रेन चल रही होगी ले जाते हुए, जब ये संक्रमण 250 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। इस वक्त लोगों को घर वापस भेजने पर कुछ नहीं होता, लगभग 0 चांस था वायरस के फैलने का। उस वक्त हमने भेजा नहीं, और अब जबकि उससे 100-150 गुना ज्यादा चांस है, अब लोगों को हम भेज रहे हैं। इस देश की सेना जो हर मुसीबत में इस देश की जनता के साथ खड़ी होती है, क्या ये वक्त नहीं है ये कहने का कि अब आप जिम्मेवारी संभालिए, लोगों को पहुंचाइए, किसी तरह से पहुंचाइए। एक भी व्यक्ति सड़क पे अगर चलता है तो वो इस नीति की विफलता है। देश में प्रवासी मजदूर हैं, ये बात आप 23 तारीख से पहले जानते थे। इस देश में प्रवासी मजदूर कोई 10 करोड़ से ज्यादा हैं, यह बात हर अर्थशास्त्री जानता था। प्रवासी मजदूरों के पास खाना नहीं बचेगा, यह बात आपको पता होनी चाहिए। आपकी घोषणाओं में उनके लिए कुछ भी नहीं था, यह बात आप जानते थे। जब व्यक्ति को घर के अंदर खाना नहीं मिलेगा, वो कहां जाएगा, बाहर निकलेगा, यह आपको पता होना चाहिए था। और अगर पता नहीं था तो आपको फोटो देख के पता लग गया था। उसके बाद फोटो मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, प्रवासी मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? आज ये सवाल पूछने का वक्त है। आज वक्त है जवाब मांगने का। ये जो सारी लाशें हैं, ये जवाब मांगती हैं। जो बात आपको पहले पता नहीं थी, पता लगने के बाद आपने क्या किया, कम से कम ये पूछने का तो वक्त है ना आज। और तीसरा सवाल, आर्थिक नीति। इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आपके कारण नहीं, लॉकडाउन के कारण। आपने उसके लिए क्या किया? पूरी दुनिया की सरकारें कुछ कर रही हैं, मैंने बताया।
यूरोप अमेरिका की सरकार ने कहा है हर परिवार को इतने $1000 का चेक मिलेगा। इंग्लैंड की सरकार ने कहा है आप अपनी दुकान में, आप अपनी फैक्ट्री में लोगों को तनख्वाह दीजिए, उस तनख्वाह का 80% सरकार देगी। चलिए, उनके पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास कम है, हम अपने हिसाब से दें। वो डॉलर में देते हैं, हम रुपए में दें, जितनी हमारी चादर है हम उस हिसाब से पैर पसारें, लेकिन कुछ तो दें। 5 दिन के इस धारावाहिक के बाद निर्मला सीतारमण जी हमें कहां तक लेके आई हैं? आपको ध्यान होगा, कल मैंने 3 पर्चियां बनाई थी, पीली पर्ची, लाल पर्ची और ये ऑरेंज पर्ची। पीली पर्ची उन चीजों की थी, जाओ सरकार ने घोषणा की, लेकिन जो जबानी जमा खर्च था, जिसमें सरकार की जेब से कोई पैसा नहीं जाता था। लाल पर्चियां मैंने उनकी दिखाई थी जहां सरकार की जेब से पैसा जाता था, और ये ऑरेंज पर्ची उनकी थी जहां सरकार ने कुल मिला के दावा तो ज्यादा किया है, लेकिन सरकार की जेब से खर्च कम होगा। आज 5 दिन का धारावाहिक पूरा हो गया। धारावाहिक के अंत में पहली बार सरकार ने एक लिस्ट जारी की है, कहते हुए कि हमारा पैकेज कुल कितना है। पता है कितना है? 20,97,000 करोड़ का। तो बधाई हो, मोदी जी ने तो खाली 20 बोला था, अब आपको लगभग 21 मिल गए। उसको देखने में पता है क्या पता लगा? 2-3 चीजें पता लगती हैं। एक तो ये कि घोषणा करते वक्त स्वयं मोदी जी नहीं जानते थे कि कितने का पैकेज होगा, नहीं तो जैसा कि आप उन्हें जानते हैं 20,97,000 की बजाय वो 21 करवा देते उसको। यानी कि देश के सामने घोषणा करते वक्त तक तय नहीं हुआ था कि पैकेज क्या देना है। रोज शाम को बैठ के कुछ हिसाब किताब होता होगा। दूसरी मजे की बात आप ध्यान से देखिए, पहले 3 दिन बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जा रही हैं, और कल जितनी घोषणाएं हुई जिसमें जबानी खर्च उसका भी खूब हो सकता था, उसके लिए अचानक सरकार ने कुछ नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि 20 का आंकड़ा तो पूरा हो चुका था। अब अगर बहुत ज्यादा दिखा देते तो 22-23 चला जाता तो लोग हंसते। तो पहले 2-3 दिन सरकार दिखा रही है 6 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये वो, और कल के लिए कहते हैं नहीं कोई ज्यादा नहीं, 40-50 हजार करोड़ रुपया, क्योंकि पूरा हो चुका था। मतलब ये कुल मिला के खेल था कि, और प्रधानमंत्री ने कहा भी 2020 में 20 लाख करोड़। खेल खेल रहे हो आप देश के साथ कि 20 का आंकड़ा करना है, किसी तरह से 20 का आंकड़ा कर देना बस। इतनी अगंभीरता से तो कोई छोटा सा दुकानदार अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, करे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज उल्टा लटका दे। अगर ऐसा कच्चा हिसाब लेके कोई स्टूडेंट अपने मैथ्स के टीचर के पास जाएगा ना, तो मेरे जमाने के जो मैथ्स टीचर होते थे वो कॉपी फेंक दिया करते थे, बेटा जरा ठीक करके लाना तब आएगा। इस तरह का हिसाब देश को दिया जा रहा है 1-1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कल और आज में जो घोषणाएं हुई हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने कल अपनी बातचीत में सारी पर्चियों को जोड़ जाड़ के बताया था कि अब तक 18 लाख करोड़ के करीब का हिसाब मिला है, और कुल खर्चा कितना था सरकार की जेब से? 1,28,600 1,28,600 करोड़ का खर्चा था, जिसमें से मैंने बताया कोई 86,000 करोड़ तो बिल्कुल डायरेक्ट लाल पर्ची का था, और 42,000 करोड़ जिसको मैंने ऑरेंज पर्ची कहा है उसमें से था। तो ये था। पिछले 2 दिन में कितना ऐड हुआ है? 2 चीजें जुड़ी हैं। एक तो कल निर्मला सीतारमण जी ने कहा वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी, जो अच्छी चीज है, 8,100 करोड़ रुपए इसके, तो ये लाल पर्ची उसकी भी मैंने जोड़ दी है। और एक आज उन्हें अचानक याद आया, मतलब ऐसा लगता है रोज शाम को बैठ के गणित करते हैं कि अच्छा कल क्या घोषणा कर दें, अच्छा ये बोल दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, अरे ये रह गया, 20 का गिनती पूरी नहीं, चलो इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो आज अचानक इन्हें मनरेगा याद आ गया, जो पहले बात हो चुकी थी। कहा मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त हम देंगे। अच्छी घोषणा है, होना चाहिए, और ये रियल खर्चा है सरकार का। लेकिन जो लोग मनरेगा जानते हैं वो बताते हैं कि सरकार ने अपने बजट में वैसे ही इतना कम प्रावधान किया था कि उसको 20,000 करोड़ तो बढ़ाना ही पड़ता इन एनी केस, क्योंकि सिर्फ 60,000 करोड़ का प्रावधान किया था। सरकार के अपने बजट के हिसाब से कम वो 90 करोड़ के करीब, 90,000 करोड़ होना चाहिए, तो 30,000 करोड़ तो वैसे ही जोड़ने थे। खैर वो इन्होंने जोड़ दिया, तो मैंने उन सबको जोड़ के हिसाब किया। कुल मिला के ये जो आपको लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उसकी सच्चाई क्या है?
उसमें 1,76,700 करोड़ सचमुच का खर्चा है, बाकी जबानी खर्चे 1,76,700। मतलब कहा गया है 21 लाख, और उस 21 लाख के पैकेज को जब आपने खोला, उसमें से रैपिंग निकाली, भूसा निकाला, रुई निकाली, सब कुछ चीजें निकाली, तो उसके बाद वास्तव में आपके हाथ में कितना आया? वास्तव में आया 1,76,700, यानी कि हमारी जीडीपी का 1% भी नहीं है। हमारी जीडीपी का 1% होता है कोई 2,20,000 करोड़ रुपए के करीब। तो भारत सरकार ने जीडीपी का वास्तव में 1% भी खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 10% खर्च करेंगे, क्योंकि दूसरे देशों ने घोषणा की हुई है। अब उसको मैच तो करना है, मैच करने का पैसा नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, इसलिए बस कर दो घोषणा, किसी तरह से देखा जाएगा, बाकी भर दो, भूसा भर दो उसके अंदर। पैकेज में भूसा होगा सर, लोगों के दिमाग में भूसा नहीं है। इस देश में अर्थशास्त्री है, इस देश में कुछ ईमानदार पत्रकार भी, और वो सब बता रहे हैं कि ये सब पुरानी घोषणाएं, इसके अंदर कुछ नहीं है, रियलिटी में सिर्फ इतना है। तो याद रखिए, जैसे ही अब आपको बार बार अगले कई महीने तक बताया जाएगा 10% ऑफ जीडीपी, उसमें से एक जीरो काट दीजिएगा साहब, 1% से कम है, थोड़ा सा ईमानदारी से बोलिए। जब वो कहेंगे 20,97,000 करोड़ रुपया, उन्हें कह देना साहब है तो एक्चुअली 1,76,000 करोड़ रुपए, इतना क्यों, इतना मतलब क्यों लगा रहे हो, ये सब कहना पड़ेगा। ये हुआ था। कुल मिला के खेल क्या है? कुल मिला के खेल ये है कि इनके जेब तो है सिली हुई और मुंह है खुला हुआ। जेब सिली हुई यानी कि उसमें से तो पैसा निकलेगा नहीं, लेकिन मुंह खुला हुआ है, बोलेंगे खूब। वो जबकि देश में इतना बड़ा संकट है, इतनी भारी जरूरत है, उद्योगपति बोल रहे हैं, कल अजीम प्रेम जी ने बोला, किरण शॉ मजूमदार ने बोला, ये सब लोग कह रहे हैं कि लोगों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे दीजिए। बिजनेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे को और लोन देके क्या करोगे, हम तो लोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक वाले कह रहे हैं कि आप हमें लिक्विडिटी तो दे रहे हो, हमसे कौन लेने आएगा और हम किसको देंगे, कर्जा दो और कर्जा दो, क्योंकि पैसा नहीं देना। और पैसा क्यों नहीं देना? पैसा इसलिए नहीं देना क्योंकि पैसा एक तो पहले फिजूल खर्ची की जा चुकी है, और दूसरा अब और पैसा इकट्ठा करने के लिए पैसे वालों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, इस देश के टॉप 1% लोग, सिर्फ 1%, 99% जनता को छोड़ दीजिए, सिर्फ 1% की संपत्ति पर यदि आप टैक्स लगाएं, 2% टैक्स लगा दें सिर्फ, तो उससे 6 से 8 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। यानी कि वास्तव में मोदी जी ने जितना दिया है 1,67,000, इसका 4 गुना ज्यादा खर्च सरकार कर सकती है अगर इस देश के टॉप 1% लोगों पर सिर्फ 2% उनकी संपत्ति पे टैक्स लगा दे। लेकिन उनकी संपत्ति पे टैक्स जब लगेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर दोस्तों का क्या होगा, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होगा, जो इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं जिसका आपको मुझे पता भी नहीं लगता किसने खरीदे हैं, उन बॉन्ड्स का क्या होगा, ये पीएम केयर के अंदर पैसा देने वालों का क्या होगा, ये धन्ना सेठों का क्या होगा। आज ये सवाल है। तो जब भी कोई कहे सरकार के पास पैसे नहीं है, पलट के कहिए सरकार के पास टैक्स लगाने की इच्छा नहीं, सरकार के पास हिम्मत नहीं। इसलिए दोस्तों अब वक्त है कुछ साफ बात कहने का। अब हो गई अनुनय विनय, हो गया कि हां धीरज रखेंगे, धीरज आज भी रखेंगे, आज भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सरकार की गाइडलाइन, जिससे सरकार के नियम मर्यादा टूटे, क्योंकि हमें देश को मदद करनी है, देश के लिए संकट खड़ा नहीं करना। लेकिन अब वक्त है कुछ बातें सीधी पूछने का, कुछ सीधे प्रस्ताव इस देश के सामने रखने का। मेरा सुझाव है हम सब मिलके अब 6 चीजों की मांग करें, बाकी सब होता रहेगा। मैंने पहले सोचा था कि आपके सामने पूरा हिसाब रखूं, किस किस तरीके से सोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है, कितनी बार कह चुके हैं।
अब अनुनय विनय का वक्त समाप्त है। अब सीधे सीधे इनकी आंख में आंख डाल के जो भी कुर्सी पे बैठा है, बड़ा छोटा, किस सरकार से है, किस पार्टी से है, फर्क नहीं पड़ता, सबसे अब ये देश सीधी 6 मांग करता है। और मैं चाहता हूं हम सब इसको इस देश का एजेंडा बनाएं, इसके ऊपर अब हम आत्मनिर्भर हो जाएं। मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तब मुझे लगा वो जो औरत कल अपने सर के ऊपर इतनी बड़ी बोरी उठा के चल रही थी, मुझे लगा ये देखो, ये है आत्मनिर्भरता। लेकिन ये ऐसी आत्मनिर्भरता है जो नहीं होनी चाहिए। इस देश की जनता आत्मनिर्भर है, इस देश के लोग आत्मनिर्भर हैं, और अब इसके सवाल हम उठाएंगे। अब तक हमने आपकी सुनी, अब हम आपको सुनाएंगे। पहली मांग, मजदूर की घर वापसी, बिना शर्त, बिना देर, बिना खर्च। एक टाइम फ्रेम के अंदर, 1 सप्ताह से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। विदिन 1 वीक everyone who wants to go home should be able to go home। मजदूर की घर वापसी इस देश का पहला एजेंडा होना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेन इस्तेमाल कीजिए, ट्रक इस्तेमाल कीजिए, बस इस्तेमाल कीजिए, आप रेलवे को इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसपोर्ट यूनियन इस्तेमाल कीजिए, आप आर्मी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप इस देश के हर व्यक्ति को अगले 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों का धीरज टूट चुका है, उनके पेट में कुछ नहीं बचा है। जिस परिवार से कल मैं बात कर रहा था, उसने कहा साहब 3 दिन से दिल्ली सरकार ने खाना देना भी बंद कर दिया, पहले खाना तो मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। अब सब व्यवस्था टूट रही है, धीरज खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, अब उन्हें जाना है। और अभी संक्रमण बढ़ रहा है, अगर अगले 7 दिन में नहीं किया तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना डिले करेंगे उतना कोरोना वायरस का इंफेक्शन तेजी से फैलेगा। इसलिए पहली चीज याद रखिए, घर वापसी, बड़ी घर वापसी की चर्चा होती थी ना, अब ये वाली घर वापसी कर दीजिए। मजदूर की घर वापसी होनी चाहिए, उन्हें वापस लाइए बिना देर, बिना शर्त। यहां के हैं ये फॉर्म भरा के नहीं, वो रजिस्ट्रेशन, कोई शर्त नहीं, और बिना खर्च। ये जो अश्लील बातें इस देश में हुई हैं, सरकारें एक दूसरे से इस पे जो बहस कर रही थी, 700 रुपए की टिकट कौन देगा, तुम दोगे तो नहीं, तुम इंतजाम करो, ये इस देश के लिए बहुत शर्म की बात रही है। दूसरी बात, जब तक कोरोना तब तक करोना, करो मतलब इलाज, फ्री ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट, फुल केयर। हर व्यक्ति को ये एक स्पष्ट घोषणा हो कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोरोना होता है, ये उसकी अपनी गलती से नहीं हो रहा, बाहर से आया है, दुनिया की महामारी है, कम से कम उस व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी सरकार लेगी। और पूरी जिम्मेवारी का मतलब टेस्ट हो, क्वारंटाइन हो, अस्पताल में जाना पड़े, आईसीयू में जाना पड़े या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, सारी जिम्मेवारी सरकार लेगी। सरकार ये पूरी सूचना देश के सामने रखे, आज कितने आईसीयू हैं, कितने बेड्स हैं, कितने क्वारंटाइन की सुविधा है, कितने वेंटिलेटर हैं, कृपया देश के सामने आंकड़े रखिए। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो जो बाहर हैं इस वक्त, उन सब को गारंटी दीजिए। जो खबरें आ रही हैं, डॉक्टरों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो नर्सेस के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, ये शर्म की बात है। इसकी गारंटी ले, देश ले, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये देश की दूसरी मांग है। तीसरी मांग देश की है, कोई न सोए भूखा, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। कैसे? यूनिवर्सल राशन। जो व्यक्ति मांगे, बार बार ये कह रहे हैं, मेरे कोई एक राजनेता की मांग नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री जिन्होंने भूख और गरीबी का अध्ययन किया है, वो बता रहे हैं इस वक्त आप शर्त मत लगाइए। इस वक्त केवल इतना कहिए, जो राशन की दुकान पर आ जाएगा, जो राशन मांगेगा, उसको हम राशन देंगे।
और राशन का मतलब 10 किलो जो आप दे रहे हैं खाद्यान्न, गेहूं, चावल, आटा दे रहे हैं, उसके अलावा 1.5 किलो दाल प्रति व्यक्ति, 800 ग्राम खाने का तेल प्रति व्यक्ति, साथ में कुछ चीनी दीजिए। ये 6 महीने के लिए दीजिए। लोग कहेंगे जी बर्बाद होगा पैसा। हां होगा कुछ, लेकिन कोई ऐसा वक्त आता है जब आप अस्पताल की तरफ भाग रहे होते हो अपने भाई को लेके, तब ऑटो वाला आपसे कितना पैसा लेता है आप पूछते नहीं है। दरिया दिल भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, तब आप पूछते नहीं है। इस वक्त आप ये नहीं पूछेंगे कि 10-20% वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा। जिस देश के पास इतने बड़े भंडार पड़े हैं, उस देश में भुखमरी का होना शर्म की बात है। और ये जो भुखमरी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको लगेगा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लगभग 100 के करीब मौत अब तक इस देश में हो चुकी हैं, जिनका कारण गरीबी, भुखमरी, खाने का अभाव था। और ये रिकॉर्डेड है बाकायदा। मैंने कई बार बताया, एक वेबसाइट है जिसमें एक एक मौत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ये रिकॉर्डेड है। भुखमरी ऐसे में होना शर्म की बात है देश के लिए। तो सब लोगों को राशन कार्ड हो या ना हो, सबको खाना उपलब्ध करवाना 6 महीने के लिए सरकार जिम्मेवारी ले। क्योंकि इस देश में सरकार के गोदाम में इतना अन्न पड़ा है कि हर व्यक्ति जिसका राशन कार्ड पे नाम है, उसको 1 क्विंटल चावल या गेहूं सरकार पकड़ा सकती है। इतना हमारे गोदाम में पड़ा है इस वक्त। इसके अलावा जो बाजार में पड़ा है वो अलग है। क्यों नहीं उसका इस्तेमाल होता? मिड डे मील स्कीम में स्कूल भले ही काम ना कर रहे हो, बच्चों को राशन मिले, आंगनवाड़ी मिले, यानी कि हर व्यक्ति को हर तरह से पूरा इसके लिए पूरा खाद्यान्न मिले। ये हमारा दूसरा होना चाहिए। तीसरी बात। चौथा, देश कह रहा है हर हाथ को काम। हर हाथ को काम मतलब रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी कैसे दी जा सकती है? जो मनरेगा है, मनरेगा का विस्तार कीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मनरेगा के विस्तार का मतलब होगा हर परिवार को 100 की बजाय 200 दिन की गारंटी दीजिए, या हर व्यक्ति को 100 दिन की गारंटी दीजिए। लेकिन खाली गांव में नहीं, मनरेगा केवल गांव में लागू होता है। शहरों में भी रोजगार गारंटी होनी चाहिए। कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी शहरों में भी दीजिए। इसकी मैं पूरा विस्तार बता चुका हूं। जो लोग वापस जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, शहर में अटके हुए हैं, अगर इन्हें रोजगार नहीं मिला तो भुखमरी की नौबत आएगी, आ रही है। इस स्थिति पे लोग पहुंच गए हैं। उन्हें काम उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। मेरा अपना प्रस्ताव तो ये रहा है कि इस सबको क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया जाए। क्लाइमेट चेंज के लिए देश को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग होता कि एक पंथ दो काज, रोजगार भी मिला और क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी तैयारी भी हो। लेकिन लोगों को रोजगार दिया जाए। और जो 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया है मनरेगा में, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैंने हिसाब करके बताया था। ठीक तरीके से करेंगे तो मनरेगा और शहरी गारंटी दोनों के लिए मिला के लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। और सरकार ने अभी तक 60 + 40 यानी कि 1 लाख करोड़ का इंतजाम किया है। 3 गुना बढ़ाना होगा, कोई इलाज नहीं। और ये पैसा है, आ सकता है इस देश में। 5वीं बात, कोई ना खाली हाथ। घर में सैलरी आ रही है, वो रुके ना। मैंने आपको सर्वे दिखाया था कुछ दिन पहले कि लगभग आधे लोग जिनके पास सैलरी आती है, उनकी सैलरी रुक चुकी है। क्योंकि सैलरी वाले उस तरह के एम्प्लॉय नहीं है जो प्रॉपर पीएफ और ये वाले एम्प्लॉय होते हैं। ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल है। कंपनी ने कहा नहीं, अब तो सैलरी, अब तो काम कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी सैलरी रुक गई। काम धंधा रुका, सैलरी बंद हो गई है। क्या किया जा सकता है? 2 काम कर सकती है सरकार। नंबर 1, इनमें से जो कर्मचारी ईपीएफ के अंदर दर्ज हैं, सब कुछ है, उनको सरकार सीधा पूरी तनख्वाह न दे, 1/3 दे दीजिए। आप लोन के रूप में उनको कुछ समय के लिए दे दीजिए, खासतौर पे कंपनी के मालिक को। कंपनी को आप कहिए कि ठीक है, 3 महीने तक आप नहीं कर पा रहे, ये छोटा हिस्सा हम दे रहे हैं, 10% हम दे रहे हैं, बाकी 25% का आपको लोन दे रहे हैं। जब आपकी स्थिति बेहतर हो जाए तब आप रिटर्न कर देना, लेकिन पैसा सीधा एम्प्लॉइज के पास हम भेजेंगे। ज्यादा नहीं, मैं नहीं कहता आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए। 1/3 तनख्वाह भी उनके घर में पहुंच गई तो राशन पानी चलता रहेगा, घर चलता रहेगा।
बाहर आने की नौबत नहीं आएगी, किराया मकान का दिया जा सकेगा, बच्चों की फीस दी जा सकेगी, खर्चा निकल आएगा। कम से कम इतना न्यूनतम करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए कि उसकी नौकरी चली गई और ऐसे समय में अगर उसको बाहर आने पे मजबूर होता पड़ता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। और छठी बात, सूदखोरी बंद करो। कंप्लीट इंटरेस्ट वेवर होना चाहिए इस 6 महीने के लिए, जबकि देश की सारी अर्थव्यवस्था डाउन है। ऐसे में कुछ लोगों से इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। जो हाउसिंग की ईएमआई है, उन परिवारों की जो कि पहले फर्स्ट हाउसिंग का जो होता है, जिंदगी में जो पहला मकान आप ले रहे हैं, कितनी मुसीबत से लोग लेते हैं, हम सब लोग जानते हैं उसे। पहले मकान का जो लोन है उस पर 6 महीने का डेफरमेंट भी हो पेमेंट का, और साथ में इंटरेस्ट वेवर भी हो। इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जरूरत हो तो इंटरेस्ट सरकार देगी। तो छोटे व्यापारी ने लोन लिया है, रेडी पटरी वाले ने 25,000 से कम का लोन लिया, 50,000 से कम का लोन लिया, शिशु लोन, या छोटे व्यापारी ने 10 लाख का 15 लाख का लोन लिया है, उसे भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड पे जिसने लिया उसे मिलनी चाहिए। ये सबको टोटल इंटरेस्ट वेवर मिलना चाहिए। ये आखिरी बात। तो ये 6 मांग है। इस वक्त देश ये 6 सूत्री जो कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं, आपके जरिए चाहता हूं, सबके जरिए चाहता हूं कि ये 6 सूत्री कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बने। सरकार का पैकेज तो हमने देख लिया, अब हमें आवाज उठानी होगी। आप पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो सरकार नहीं है, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, बाहर जाएंगे पुलिस तंग करेगी। हम घर पे बैठे हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने सिर्फ प्रस्ताव और प्रपोजल देके नहीं जाना चाहता, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो कि कुर्सी पे जाने का ख्वाब देख रहे हैं, और आप और मैं बाहर खड़े हुए उन दोनों को देख रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरा पहले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो के गालियां दे रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या इस तरह से हम इस देश को इस राष्ट्रीय इमरजेंसी से निपटेंगे, या कि हम सब लोग मिलकर खड़े होंगे? और मैं आज आपको प्रस्ताव देना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, हम सब लोग जुड़े। ये जो 6 सूत्री कार्यक्रम है, आपको ठीक लगा कि नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो आप बताइए, सुनेंगे, हम सब मिल के बात करेंगे, बदलेंगे इसे। लेकिन आज जनता को खड़े होने की जरूरत है। आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन से मेरा मतलब नहीं कि सड़क पे आ जाइए, आप सारी चीजों को डिस्टर्ब कीजिए, वायलेशंस कीजिए, लॉकडाउन को तोड़िए, नहीं, मैं ऐसी सब बातें कुछ नहीं कह रहा। हमारा देश है, आज देश में संक्रमण फैलता है तो हमारा नुकसान है ना। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे संक्रमण फैले, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। अब सिर्फ चुप बैठने, धीरज रखने का वक्त खत्म हो गया। पहले धीरज रखना बहुत जरूरी था, अब धीरज रखना ठीक नहीं है। अब धीरज का वक्त खत्म हो गया है। अब सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। कहां मांगेंगे, कैसे पूछेंगे? सबको लगता है भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये जो आप फेसबुक पे बैठे हो ना, ये बहुत बड़ा औजार है आपके पास। ये जो व्हाट्सएप है बहुत बड़ा औजार है। ट्विटर पे कोई लोग हैं, आजकल तो बच्चे इंस्टाग्राम पे होते हैं, नए लोगों के पास नए नए औजार हैं। ईमेल है, फोन कर सकते हैं। ये जो फोन है ये हमारा औजार होगा। क्या करेंगे हम? बात करेंगे मीडिया से, बात करेंगे जनप्रतिनिधियों से। वो पुराने जमाने में कहते थे ना, एक राजा था जिसकी जान एक तोते में हुआ करती थी। उसी तरह से ये जो सरकार है ना, इसकी जान जिस तोते में है उसका नाम है मीडिया। जैसे ही मीडिया किसी चीज को कवर करता है, सरकार जाग जाती है। जब तक मीडिया कवर नहीं करता तब तक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान है आपको, नोएडा में जब इकट्ठे हो गए थे, नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर के ऊपर जब लोग इकट्ठे हुए, सरकार ने कुछ किया, फिर 40 दिन तक मीडिया ने कोई कवर नहीं किया। मजदूर चलते रहे, तब भी मीडिया ने कवर नहीं किया, सरकार सोती रही। अब दोबारा मीडिया ने कवर करना शुरू किया है। अब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये सब कर रही है डिफेंसिव पे।
पहली बार ये सरकार डिफेंसिव पे है। शेखर गुप्ता जो कि अग्रणी पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार को इतना डिफेंसिव होते हुए कभी नहीं देखा। डिफेंसिव पे क्यों है? क्योंकि मीडिया सवाल पूछ रहा है। मीडिया सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि सड़क पे कुछ हो रहा है और आपकी सहानुभूति उसके साथ है। अगर हम लोग मीडिया पे दबाव डालेंगे, हम लोग सवाल पूछेंगे, तो उसे आगे सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।